हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 MCQ 15 का, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस बुक के। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज दो कंट्रीज के बीच में एक इंटरनेशनल मार्केट में। कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती जो भी उसके प्रोडक्ट चाहिए हैं उनको प्रोड्यूस करने में। 10 कंट्रीज ने टू ट्रेड, तो कंट्रीज़ को क्या होता है कि ट्रेड करना ही पड़ता है। जो कमोडिटी उन्हें चाहिए है वो इतना परचेज नहीं कर पाती। दे कांट प्रोड्यूस देमसेल्फ, वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती जो उन्हें चाहिए है, और तो वो क्या कर लेते हैं, कहीं और से बाय कर लेते हैं एक लोअर प्राइस पर। इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है, पहले देखते हैं। एक्सपोर्ट होता है कि अपनी कंट्री में ना प्रोड्यूस करके बाहर कहीं से भी और प्रोडक्ट्स को मंगवा लेना। इंपोर्ट होता है अपनी कंट्री में, देखो एक्सपोर्ट होता है कि अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया है और पर बाहर कहीं सेल कर दिया, और इंपोर्ट होता है कि यहाँ पे प्रोड्यूस ना करके बाहर कहीं से मंगवा लेना, वो होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है कहीं भेजना अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करके। इंपोर्ट होता है अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं किया, कहीं और से मंगवाया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस में देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमारे जो पर्सन यहाँ पे कार्य कर रहे हैं कुछ को जॉब्स नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे, बाहर जाके वर्क करना पसंद करेंगे। जिससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज हुई तो वो कहीं पे यूज़ करेंगे तो वो मार्केट में आएंगे उनके रुपये, और फिर इनकम ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज की भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी। हमें ये नहीं रहेगा कि हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो हम कैसे करें। ठीक है, कहाँ से प्रोडक्ट लेके आए, तो हम फ़ॉरेन से भी प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़्यादा चॉइसेस होगी कंज्यूमर को गुड्स और सर्विसेज के बीच में। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अगर जो पर्सन है जिस काम में स्पेशल है उनको वही जॉब दे दी जाए तो क्या होगा उससे कि जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, तो वो वेस्ट नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, इस तरीके से यूज़ करेंगे कम से कम वेस्ट हो प्रोडक्ट और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ कम कॉस्ट में। रेड्यूस डोमेस्टिक मोनोपोलीज, जो डोमेस्टिक मोनोपोली है उसको कम कर दिया गया है। कैसे कि हम कहीं से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये नहीं है कि इसी पर्सन से हमने ये प्रोडक्ट को खरीदना है, इसी कंपनी से हमने ये प्रोडक्ट लेना है, नहीं, हम कहीं से भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुई इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉरेन ट्रेड 1992। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है ये एक्ट डेवलपमेंट और रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, कैसे करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को करके, इंडिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगी और रेगुलेशंस होंगे फॉरेन ट्रेड के। ये इसने रिप्लेस किया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्ट को 1947 वाले को, फिर ये आया था फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, उसके प्लेस पे आया ये। द परमिशन, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की परमिशन दी गई थी वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के द्वारा दी गई थी, IEC, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। नेक्स्ट है फीमा का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फीमा एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कम इन टू फोर्स बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये आया है। दिस एक्ट कंटेन्स आ सेट ऑफ रेगुलेशंस, और ये कंटेन करता है सेट ऑफ रेगुलेशंस को जो एम्पावर किया गया है RBI के द्वारा, और RBI क्या करती है, पास करती है रेगुलेशंस को और अनेबल्स करती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पास रूल्स, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, रूल्स को पास करती है टू फॉरेन एक्सचेंज इन टाइम विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के द्वारा ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है रूल्स को पास करती है, कहाँ, फॉरेन एक्सचेंज में टाइम पर, और एम्पावर करती है RBI रेगुलेशंस को।
फेमा वॉज प्रीवियसली नोन एज फीरा। फीरा का मतलब क्या होता है? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये फीरा को चेंज करके इसका नाम रखा गया था फेमा। फेमा का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो फ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का उसको इंक्रीज करना, कोई भी लीगल बैरियर ना आए, कोई भी बीच में मतलब कि कोई क्या बोलते घटना ना हो, कोई भी मुसीबत ना आए। ऑल द ट्रांजेक्शन मस्ट बी कैरिड आउट थ्रू ऑथोराइज पर्सन। ये सभी के सभी ट्रांजेक्शन हैं वे एक अथोराइज पर्सन के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कस्टम एक्ट 1962। द कस्टम एक्ट 1962 कम इनटू ऑपरेशन ऑन दिसंबर 1962। ये जो कस्टम एक्ट है ये मतलब आया था दिसंबर 1962 में और इसने रिप्लेस किया था अर्लियर 3 एक्ट्स को, जो कि हैं सी कस्टम्स एक्ट 1878, लैंड कस्टम एक्ट 1942 और एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ये 3 एक्ट को रिप्लेस करके कस्टम एक्ट आया है। और कब आया? ये ऑपरेशन में 1962 में आया। द कॉम्प्रीहेंशन एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क गाइडलाइंस। और ये क्या करता है? लीगल फ्रेमवर्क गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इसके प्राइमरी एम क्या है? चेक करना स्मगलिंग, मतलब कोई स्मगलिंग न हो रही हो, कलेक्ट करना रेवेन्यू को, टू अंडरटेक फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ एजेंसी, एजेंसी के बिहाफ पे फंक्शन करना, गैदर करना ट्रेड स्टैटिक्स डिटेल्स को अबाउट द रेट एंड नेचर ऑफ कस्टम ड्यूटी लेबल ऑन एनी आइटम एज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना जो कि ट्रेड स्टैटिक्स डिटेल्स हैं, जो कि अबाउट रेट के बारे में, नेचर ऑफ कस्टम, जो कस्टम ड्यूटी किसी भी आइटम पे लग रही है और वो दी गई है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये इसका एम था। क्या देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये कब आया था? 1962 में आया था। इसने रिप्लेस किया है 3 एक्ट को। इसने 3 एक्ट को रिप्लेस किया है, कस्टम एक्ट को, लैंड कस्टम एक्ट को एंड एयरक्राफ्ट एक्ट को। और ये कॉम्प्रीहेंशन एक्ट है जो कि प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क गाइडलाइंस को। और इसका मेन एम क्या होता है? प्राइमरी एम क्या होता है? स्मगलिंग को चेक करना, कलेक्ट करना रेवेन्यू और एजेंसी के बिहाफ पे फंक्शन करना, गैदर करना इंफॉर्मेशन जो कि रेट्स के बारे में है, नेचर ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, जो कि कस्टम ड्यूटी है किसी आइटम पे लगी है जो कि डिसाइड की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज Export Act 1963. The Export Act was enacted in the year 1963 to strengthen the export trade through quality and control. और ये strengthen किया गया था, मतलब किस एक्ट में एनेक्ट किया, मतलब किस ईयर में आया था? 1963 में आया था। और क्यों आया था? ये मतलब मजबूत करता है एक्सपोर्ट ट्रेड को क्वालिटी और कंट्रोल के द्वारा। The Act empowers the government not to notify the commodities which may be subjected to compulsory quality control। इसमें क्या बताया गया? ये एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को नॉट ओनली टू नोटिफाई द कोमोडिटीज़ को नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि जो उनकी क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द एक्सपोर्ट ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स एज वेल एज द गुड्स विच डोंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट एज लेड डाउन अंडर दिस एक्ट। इसमें क्या बताया गया है? ये एक्ट प्रोहिबिट मतलब रोकता नहीं है एक्सपोर्ट को या सब स्टैंडर्ड गुड्स को, एज वेल एज गुड्स विच डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, जो गुड्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, एज लेड डाउन अंडर दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट के अंडर दिए गए हैं। तो ये थे हमारे, इनके बारे में पढ़ लिया। कस्टम एक्सपोर्ट एक्ट मतलब एक्ट्स 4 होते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं इसमें, इस चैप्टर में जो एक्ट थे, इंपॉर्टेंस पढ़ ली है, मीनिंग पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितने बचे हैं वो भी कवर कर लेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।